होगा ये येलो वाला रास्ता, है ना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा येलो वाला रास्ता। तो देखते ही साथ उसको म्यूट करूँ ना, जल्दी देख क्या कर रहे हो आप। तो डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे छोटा रास्ता ए से बी तक का। ठीक है बच्चों, बताओ कितना आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, जल्दी बताओ। ए बी कितना आ रहा है? √2r, है ना? यस सर। राइट। अब देखते हैं कि कौन बताएगा कि डिस्टेंस कितना है। देखो एक पूरा चक्कर 2πr होता है, राइट, और अभी हमें चाहिए सिर्फ इतना, अभी हमें चाहिए 2πr का 1/4। तो ये ब्लू कलर से होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 2πr, पूरा एक चक्कर में 2πr होता है, तो ये 1/4 हो गया। तो डिस्टेंस आ गया πr/2, डिस्टेंस πr/2 और डिस्प्लेसमेंट r√2r। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, जो सही बताएगा, जो चैट बॉक्स में सही जवाब देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अब देखो ये व्हील घूम नहीं रहा है, घूमते घूमते आगे भी चल रहा है, अपनी जगह पे नहीं घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। When the wheel rolls forward, आधा चक्कर, हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर है, तो बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बस समय खत्म। किसी का आंसर आया? नहीं आया, समय खत्म। भैया डिस्प्लेसमेंट ये है, क्या बोलते हैं भाई लोग? डिस्प्लेसमेंट ये है। देखो वो व्हील क्या हुआ, जैसे ये व्हील है मान लो एक, ठीक है, अच्छा व्हील नहीं बना, चलो ये कोई व्हील मान लो, ये इसका कांटेक्ट पॉइंट है। बच्चों अब इमेजिन करो, ये जब ये व्हील एक चक्कर लगाएगा तो कितना आगे बढ़ेगा? जब एक चक्कर लगाएगा तो 2πr आगे बढ़ेगा, और जब आधा चक्कर लगाएगा तो कितना आगे बढ़ेगा? आधा चक्कर लगाएगा तो πr आगे बढ़ेगा, तो ये πr आगे बढ़ा। बच्चों इसका जो पॉइंट ए है वो वापस जमीन में आ जाता एक चक्कर के बाद, लेकिन अभी कितना चक्कर हुआ है? अभी आधा चक्कर हुआ है, इसलिए जमीन पे आने की जगह ये कहां पर आया? टॉप पर, राइट। तो पॉइंट ए आ गया टॉप पर, तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना भाई, है ना? तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं मैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं मैं, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों, ये 2r हो गया, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब r को कॉमन ले लो, r स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर r आएगा, अंदर बचा π² + 4। समझ आया बच्चों? समझ आया? देखो व्हील आगे घूम भी रहा है, आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत सारे सवाल लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखो बेसिक लेवल। अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा चैट बॉक्स में? देखते हैं, देखते हैं। सबसे अपना सही नाम यूज कर लो बच्चों, अपना नाम बता दो, क्योंकि जो सही जवाब देगा सबसे जल्दी उसको प्राइजेस मिलेंगे। कैश प्राइज मिल सकता है पेटीएम फोन पे से, छोटा सा मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, 5 सेकंड बचे हैं। 1 2 3 4 5। हाँ क्लास स्कूल की तरफ से मान लो, स्कूल की तरफ से है मान लो। आर्या जैन का बी आंसर आया है, मुझे लगता है सही है। देखो बच्चों एक बॉडी पहले नॉर्थ गई, तो ये होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ। आर्या जैन का सबसे पहले जवाब आया, राजुल आर्या जैन का नाम लिख लो। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हमें इसका ये ग्राफ बनाने की कैसे चली है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको 10 मीटर, सॉरी 6 मीटर नॉर्थ ले जाते हैं, 6 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है। 6 मीटर नॉर्थ ओ से ए तक, और अब 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 8 मीटर ईस्ट। चलो इतना आसानी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, रुक जाओ बताता हूं, इतना आसान नहीं है। जब वर्टिकली अपवर्ड वाली बात आए ना बच्चों, तो ऐसा एक प्लेन बनाना पड़ता है। देखो मैं बताता हूं आपको, हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा। ड्राइंग साथ में बनाओगे तभी बनेगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इस तरह का एक प्लेन बनाना पड़ेगा आपको। मान लो ये वो प्लेन है जहां पे हम चल सकते हैं, जमीन बना दी मैंने ये, ठीक है।
ध्यान से देखना बच्चों। कलर करने में टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ऐसा आप वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप केयरफुल हो जाया करो। जल्दी से अपना जवाब दो। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसको कैश प्राइज मिलेगा। सही जवाब, जवाब बस नहीं, सही जवाब चाहिए मुझे। देखो आप, हाँ तुम बच्चे का नाम और जवाब लिखते जाओ, है ना, ध्यान रखना। आंसर बदल नहीं सकते, एक बार जो आंसर दे दिया वही सही है। चलो देखना बच्चों, अब जब भी ऐसा प्लेन हो ना, तो बेटा इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, है ना, और ऊपर जाना हो गया अप, दिस इज अप एंड दिस इज डाउन। अब भैया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट सेइंग बी, लेकिन बी मुझे लगता है गलत है, क्योंकि देखो ऐसे हुआ, देखो मैं करके बताता हूँ, मुझे नहीं पता सही आंसर, मैं करके बताता हूँ। ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ पहले तो, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दो। आप सबके आंसर रिकॉर्ड हो रहे हैं। सलोनी का मुझे लग रहा है सही है जवाब। देखो आप सबसे पहले 6 मीटर नॉर्थ जाओ, ठीक है, तो 6 मीटर नॉर्थ जा रहा हूं बच्चों। अपने आप को यहां खड़ा हुआ मान लो, अपने आप को यहां ओरिजिन पे खड़ा हुआ मान लो, और अब नॉर्थ जाओ। मान लो आप इधर खड़े हो, बताओ 6 मीटर नॉर्थ जाना है, इधर जाऊंगा ना 6 मीटर, बोलो 6 मीटर इधर जा रहा हूं, फिर क्या बोलता है, 6 मीटर नॉर्थ आ गया मैं, 6 मीटर में नॉर्थ आ गया, देखो ध्यान से, ये लो 6 मीटर में नॉर्थ आ गया। अब कहां जाने बोल रहा है, ओ से ए तक आ गया। अब मेरे को 8 मीटर ईस्ट जाने बोल रहा है, ईस्ट मतलब बच्चों राइट, 8 मीटर ईस्ट गया मैं, राइट मुड़ के 8 मीटर ईस्ट गया, बी पे आ गया मैं। अब मुझे अप जाने बोल रहा है, अप 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है। देखना अब मैं 10 मीटर इधर चला जाऊंगा ऊपर की तरफ, इधर, ये 10 मीटर इधर चला गया, ये हो गया पॉइंट नंबर सी, ठीक है। तो ये अब भैया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ओसी। बताओ ओसी कैसे निकालोगे, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। अब यहाँ पे 3 लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है, ओसी है डिस्प्लेसमेंट। देखो ओए ओए ओबी आपस में परपेंडिकुलर है, फिर बीसी एबी से परपेंडिकुलर है, तो अब ऐसे में डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगा। पहले आप अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देते थे, इस बार बीसी का स्क्वायर भी ऐड कर दो, ठीक है, समझ में आया, 3 साइड वाला ट्रायंगल बन गया। थोड़ा सा अजीब हो गया राइट। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो आंसर है आपका 10√2, 100, हाँ 10√2 मीटर आंसर है। किसका सही हुआ राजू, ए इज करेक्ट। सबसे पहले किसका सही था, वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मेरा नाम राहुल है, राहुल सोनी। मैं ही आपके सभी चैट का जवाब दे रहा हूं। होपफुली आप लोग को मजा आ रहा है ये क्वेश्चन करके। चलो चलो रुकना नहीं है, क्वेश्चन 2 आ गया। सलोनी यू आर करेक्ट, यू वांट सम प्राइज सलोनी। उन्नति ऑल्सो करेक्ट। सर्वेश बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। देख क्या हुआ सर्वेश, देख ये ओए गए, फिर ए भी गए, फिर बी सी गए, तो इस बार पता क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो जब ये करेगा सर्वेश बेटा, तो तेरे को मिलेगा 10√2 मीटर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको डाउट हो तो बाद में व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अब देखो एक एथलीट है बच्चों, जो एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, ठीक है, तो और सर्कल की रेडियस है आर। अब आप ही बताओ एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा, और टोटल आपको निकालना 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, प्लस 20 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड्स हैं आपके पास, 140 सेकंड, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट 40 सेकंड, आफ्टर फर्स्ट 40 सेकंड क्या होगा, एक चक्कर हो जाएगा,
1 राउंड कंप्लीट्स, मैनी स्टूडेंट आंसरिंग बी एंड दे आर करेक्ट। एक राउंड के बाद, लेकिन मुझे मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। एक राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और डिस्टेंस क्या होगा? मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। कोई बच्चा चैट बॉक्स में डिस्टेंस लिख के बताए। 40 सेकंड बाद, आफ्टर 80 सेकंड, आफ्टर 80 सेकंड कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे? 2 राउंड्स कंप्लीट्स। तो डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो गया? 0। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 4 पाई आर। ठीक है, आफ्टर 120 सेकंड, आफ्टर 120 सेकंड्स कितने राउंड कंप्लीट हो गए? 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया 6 पाई आर। ठीक है, अब कितने सेकंड बचे आपके पास? 20 मोर सेकंड टू गो। 20 मोर सेकंड्स टू गो। क्यों? क्योंकि एथलीट 140 सेकंड तक दौड़ा था। होपफुली क्वेश्चन याद है आपको। तो 20 सेकंड में कितना राउंड होगा? हाफ राउंड। तो हाफ राउंड में अब टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका है? 6 पाई आर पहले ही था। हाफ राउंड और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7 पाई आर। मतलब आप 140 सेकंड बाद 3.5 चक्कर लगा लोगे। और 3.5 चक्कर मतलब 3.5 राउंड मतलब, देखो एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, 2 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, और एक और हाफ राउंड, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। बी इज करेक्ट। लॉट ऑफ स्टूडेंट गेव बी। ओके, अस्तित्व तू काय को आ गया। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। इसमें कोई प्राइज नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर ईस्ट चलता है, 3 किलोमीटर ईस्ट, ओके, एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ। हाँ, तो सी आएगा ना, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, 5 किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सबसे पहले जवाब देता है 4 के लिए? इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, देन व्हाट वी कैन से अबाउट डिस्टेंस? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, हो सकता है पार्टिकल चला ही ना हो। केस 1, मे बी पार्टिकल नेवर मूव्ड। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 0 होंगे। केस 2, मे बी particle is moving in a circle. Maybe particle moving in a circle. After one round, distance कितना होगा? Distance will be 2 pi r and displacement 0. अब तुम लोग के सही जवाब आने चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So if displacement is 0, then distance covered may be 0, may not be 0. Only D is correct. Only D is perfectly correct. डी किसी बच्चे ने दिया है, सान्या जैन, वेरी गुड सान्या जैन। प्रियांश गर्ग, वेरी गुड। और भैया ये 9 4 डी किसी ने अपना नाम नहीं लिख रखा है ना? आप अपना नाम नहीं लिख के आओगे तो कैसे फिर प्राइज जीतोगे भाई? चलो अगला सवाल। The location of particle has changed, ठीक है। What we can say about displacement and distance covered by the particle? भैया तुम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जब तुम एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो बताओ कोई एक चीज 0 हो सकती है? पोजीशन चेंज हो गई तुम्हारी। मान लो तुम ए से बी पर गए, तुम ए से बी पर इस रास्ते से गए, ठीक है। चलो बताओ, पोजीशन चेंज हुई ना? तो बताओ दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों 0 नहीं हो सकते हैं? आप ए से बी तक गए तो कुछ डिस्टेंस तो है ही है, और नो डाउट कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, नो डाउट कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। इसका मतलब ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और ना तो डिस्टेंस 0 है। बोथ कैन नॉट बी 0। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये सवाल बता दो फिर जल्दी से।
हाँ करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a particle moves along a circular arc of radius r making an angle theta at the center, the magnitude of displacement is। राजुल इसका जिसका सबसे पहले सही जवाब आए ना लिखना नाम, ये एडवांस लेवल का सवाल है। a particle, suppose this is point O, this is point A, A है, वेरी गुड। ओके अगर आप ए से बी तक गए तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मुझे पता है कई बच्चों को ये आता है पहले से, प्लीज पेशेंस रखना, मुझे समझाने देना, डेमो क्लास है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला पार्ट, स्ट्रेट वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों, पहले तो आप देखो कि ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों बराबर साइड्स हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेंटर से ए बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर दो। हाँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करा आपने, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना बराबर। अब एक बात बताओ, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो फिर ये एंगल कितना होगा? θ/2। अच्छा बताओ अब कौन सी साइड हाइपोटेनस है? ये हाइपोटेनस होगी, सबसे बड़ी साइड है, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है? टॉपर्स हो सब, 90% वाले हो, बताओ साइन थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल में? OAP में, POA ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है? AP, और हाइपोटेनस क्या है? R। तो बच्चों AP आ गया, you got AP as R sin θ/2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा AP है या AB? AB, AB हो जाएगा डबल ऑफ AP, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2AP, 2AP मींस 2R sin θ/2। समझ आया? किसी को डाउट है तो बोलो, एक बार फिर से बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो, किसी को डाउट है तो मैसेज करो कि सर एक बार फिर से बता दो, वंस अगेन लिख दो बस एक बार। इट्स क्लियर, ओके। आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ए, आंसर इज ए। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आया, राइट? चलो अब बताओ, when distance and displacement are equal, when distance, हाँ हाँ हो जाएगा, वेक्टर से हो जाएगा, when distance and displacement have same magnitude, आप बता सकते हैं when distance and displacement have same magnitude? Answer, when a particle is moving on a straight line without any turn, when particle is moving on a straight line without any turn, otherwise distance is always greater than equal to displacement, okay? Distance otherwise always greater than equal to displacement. Now divide both the side by time, divide both that side by time, ठीक है। it says that average speed is always greater than average velocity, याद कर लो, very important point, okay, very important point, and distance is always greater than displacement.
ओके। और बहुत मजा आया, बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया, सारे टॉपर्स बच्चे थे, जल्दी जल्दी आप लोगों ने जवाब दिए। दैट्स इट, डेमो इतना ही था। अब कुछ हम अपने एक स्पेशल, केमिस्ट्री का कितने बजे है? 5:30 केमिस्ट्री क्लास इज एट 5:30, तो हो ही गए। हाँ बस सर आ रहे हैं एज 5:30 आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट्स। तब तक मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, है ना। एक स्कीम बता देते बच्चों, जिसके भी 90+ % आए हैं उसको डायरेक्ट 50% ऑफ फीस में, डायरेक्ट 50% ऑफ इन फी, प्लस 16,000 रुपीज का आपको स्पीड लैब का प्रीमियम आईडी मिलेगा। स्पीड लैब्स प्रीमियम आईडी, प्लस 5,000 रुपीज की एलिन की मटेरियल, एलिन स्टडी मटेरियल कंप्लीट। तो और हमारी फीस है आईआईटी के लिए 45,000। तो अब आप समझ जाओ आपको पे कितने करना है। आपको पे करना है 22,500, है ना। इसमें से आपको 16,000 रुपए का स्पीड लैब का प्रोडक्ट मिल गया, 5,000 रुपए की मॉड्यूल्स मिल गए, तो इफेक्टिव फीस आपकी करीब 1,500 रुपए मात्र। टीचर कौन है? राहुल सोनी। मेरा नाम राहुल है, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं इसके पहले एलिन में था, एलिन इंदौर में था, उसके पहले एलिन कोटा में था। मैथ्स आपको पढ़ाएंगे नीरज झा सर। नीरज झा सर मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। ये भी एलिन में थे मेरे साथ, मेरे ही फ्रेंड है, एलिन इंदौर में थे मेरे साथ, ठीक है। केमिस्ट्री के आपको 3 टीचर्स मिलेंगे। अभी आयुष सर पढ़ाने आ रहे हैं आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी दूसरे टीचर से। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे अखिलेश तिवारी सर, फ्रॉम वात्सल्य, ठीक है। और जो बच्चे बायो ले रहे हैं, देखना, बॉटनी पढ़ाएंगे डॉक्टर शिवेंद्र, एमबीबीएस है भाई ये, ऐसा वैसा डॉक्टर एमबीबीएस है ये, ठीक है। और जूलॉजी पढ़ाएंगे आपको, ये भी डॉक्टर आतिश, ये भी एमबीबीएस है, ठीक है। तो अभी तो आपको 7 डेज फ्री क्लासेस मिली है। चलो अब केमिस्ट्री क्लास शुरू हो रही है, आपका 1 सेकंड भी खराब नहीं करेंगे। आ गए आयुष सर? कुछ मिनट में आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो रही है, तब तक आप मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। एक पार्टिकल ए से बी तक गया, बी तक 120 डिग्री एंगल बनाया। अगर रेडियस आर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? चैट बॉक्स में आंसर लिखो। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, किसी भी सर्कुलर मोशन में 2r sin θ/2 लगा दो, जहां पे थीटा सेंटर पे लगाया गया एंगल है, जहां पे थीटा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है, ओके। तो ये आ जाएगा 2r sin 120/2, तो ये आ जाएगा 2r√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3r आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आपकी केमिस्ट्री क्लास शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट केमिस्ट्री क्लास के लिए। समझने पे ध्यान देना, लिखने पे नहीं। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर।
मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Am I audible to everyone? ये चलो बच्चों, तो मैं पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा नाम है आयुष शुक्ला। प्यारे बच्चों, राजू वो आज मैं एंगल एंगल तो बोलो ना सर। क्या सर? सर थोड़ा कैमरा अच्छे से लगा दीजिए, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा। थोड़ा और पीछे। हाँ अभी ठीक दिख है। रहा है सर? हाँ सर। ओके सर। चलो बच्चों, तो आधे घंटे का डेमो क्लास है, तो इसमें तो हम सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि हमें क्लास 11th में बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जैसे कि एक बहुत ही चर्चित चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये एक क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये किसी को नहीं आता है तो पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ठीक है। चलो, जैसे मान लो बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि ये स्ट्रक्चर होता है किसका, वाटर का, ठीक है। जिसमें ये बताया जाता था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर हो गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, वाटर से बॉन्ड बनने से क्या बन गया, वाटर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोई बताए मुझे। क्लास 10th में सब लोग पढ़ के आए हैं तो मुझे बता सकते हैं बेसिक। कोई है? आयनिक या कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट या फिर मेटालिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वंडरवॉल फोर्सेस। चलो, आयनिक बॉन्ड। सीरियसली, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आंसर सही है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा भूलना चाहता हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड को भूलना चाहता हूँ और आयनिक बॉन्ड को भूलना चाहता हूँ। मैं पहले तो ये समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड का मतलब होता क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। क्या रियलिटी में ऐसा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोटे से धागे से बांध दो, थ्रेड से बांध दो, तो क्या वाटर बन सकता है? बड़े ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जैसे ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों को अगर थ्रेड से बांध दो, ठीक है, धागे लगाकर, तो क्या कभी वाटर बन सकता है? इतना आसान है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में थ्रेड से बांध दो तो वाटर बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो बेसिकली यहाँ पे चल के क्या रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रियलिटी में कोई धागा तो है नहीं। यहाँ रियलिटी में ऐसा कोई नहीं है कि छोटा सा मैंने लकड़ी का डंडा लगा दिया और बन गया हो, नहीं। बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक केमिकल एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बच्चों। क्या काम कर रहा है? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये जो केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसमें ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखा है, बांध कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इन सारी चीजों का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे, उसी को डिनोट किया जाता है केमिकल बॉन्ड से। आई बात समझ में? अब जैसे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ये बन गया वाटर का मॉलिक्यूल, तो सर ये टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? अब जैसे एक अदर एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, अदर एग्जांपल लिखता हूं, सोडियम प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज। जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो क्या बना देता है, NaCl। अब तुम्हें ये पता है कि सर NaCl के अंदर आयोनिक बॉन्ड तो होता है, नो डाउट। सवाल ये उठता है कि NaCl के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों का एक ब्रॉडली वर्ड क्या निकालना चाहोगे? तो तुम यही बोलोगे कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर
के रखा है उसके अट्रैक्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है या इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सोडियम ने Cl- को अट्रैक्ट करके रखा है, कोई केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जिसकी वजह से इस कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो यही केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है बच्चों, आयोनिक या कोवैलेंट या ब्रॉडली टर्म क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन किसी ने बोला कि लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, बड़े ध्यान से देखना। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है द केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे लग रहा है, बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स, एटम्स। और एटम्स में लगने की वजह से वो उसको संभाल के रखा है, वो उसको बांध के रखा है। एटम्स विच बाइंड्स टुगेदर, उसको आपस में क्या करके रखा है बच्चों, बांध के रखा है। विच बाइंड्स टुगेदर टू फॉर्म। अब उसके बनने से आपस में जब वो जुड़ेंगे बनेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस पूरी दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं सब कैसे बनते हैं, जब आपस में अट्रैक्ट होंगे जुड़ेंगे तब क्या बनेंगे, कंपाउंड्स। तो वहां पे लिख रहा हूँ विच बाइंड्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों बेसिकली अभी इस सेशन में बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी तुमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, उसका एक ब्रॉडली टर्म जो है वो क्या है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी एटम्स होते हैं अगर वो किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करके किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उन एटम्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है या तो वो कोवेलेंट होंगे या तो आयनिक होंगे, तो उसका एक टर्म हम क्या लिख सकते हैं कि इसके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जल्दी से लिखो इसको बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग क्लास 10 पास कर चुके हैं, 11th में आए हैं, होपफुली सबका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। और बिल्कुल भी बट जो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जंग बहुत लंबी चलेगी। इसके बाद 12th आएगा, उसके बाद फिर लोग कॉलेज में जाओगे, फिर वहां भी पढ़ाई है, तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। तो बहुत सारे अभी एग्जाम देने हैं तुम लोगों को। चलो अगर आप सभी ने लिख लिया हो तो मुझे जल्दी से हम साइन भेज दीजिए। और टेक्नोलॉजी का जमाना है तो फटाक से काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि सबने लिख लिया होगा। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम लोग ज्वाइन तो करो, उसके बाद तो फिर लिखने का पूरा समय दिया जाएगा। अभी बस एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फटाफट फटाफट समझते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि यार बॉन्ड को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बॉन्ड को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप होते हैं, एनीवन? जस्ट मुझे मैसेज करके भेजो कितने बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं बॉन्ड के, कोई भी बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि सलोनी बोल रही है सर 3 टाइप के होते हैं, बहुत बढ़िया। कोई बोल रहा है 2 टाइप के होते हैं, कोई बोल रहा है सर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों कौन सा, एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है बच्चों कौन सा, वीक बॉन्ड। सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। अब क्या डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, और जिस बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े वो कौन सा बॉन्ड हो गया, वीक बॉन्ड। फिर से समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है मजबूत, जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे, एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड किसको बोलते हैं, एक ऐसा बॉन्ड जिसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगे। अब एक आता है सवाल एक बाउंड्री लाइन कि कितने मिनिमम एनर्जी को हम बोल सकते हैं वीक बॉन्ड, और कौन सी एनर्जी से हम बाहर जाएंगे तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो उसका एक सवाल उठता है बच्चों कि अगर बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो गया
तो उसे बोला गया है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और वीक बॉन्ड जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर इसमें बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है बच्चों, अगर वो 42 किलो जूल से कम हो जाती है तो उसे क्या बोला गया? वीक बॉन्ड। बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस के बारे में नाम सुना होगा, या चलो मैं ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल दे देता हूँ। ऑक्सीजन गैस दे देता हूँ बच्चा, और यहाँ दे देता हूँ एक AB मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 432 किलो जूल की एनर्जी लगती है, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 15 किलो जूल पर मोल लगता है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है? मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है Q, तो बताओ कौन सा? सबसे ज्यादा एनर्जी तोड़ने में जिसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो हमारे ख्याल से उसी को तुम लोग क्या बोलोगे? स्ट्रांग बॉन्ड। क्योंकि भैया इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही थी, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लग रही तो ये क्या है? वीक बॉन्ड है। सीधी सी बात है। तुम लोग पूछोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है, हम तो बहुत तेज हैं। मैं बोला ठीक है, अब एक आसान सा क्वेश्चन हो जाए। मैंने बोला भैया एक बॉन्ड है जिसमें लग रहा है 32 किलो जूल पर मोल, और एक बॉन्ड है जिसमें लग रहा है 42 किलो जूल पर मोल। इसका नाम है A, इसका नाम है B। बताओ दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? अब देखता हूँ जितने बच्चे हैं कौन कौन सही आंसर देता है। सब लोग बोल रहे हैं जी, अरे वाह, एक बच्चे का दिमाग काम किया है, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला है, अभी मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है क्या बोला उसने, मतलब क्या नाम था उसका, लेकिन उसने बोला सर नो वन। मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि उसका आंसर बिल्कुल सही है। इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड स्ट्रांग है ही नहीं भाई साहब, नहीं है। ना ये स्ट्रांग बॉन्ड है प्यारे बच्चों, ना ये स्ट्रांग बॉन्ड है। यही मैं काफी देर से बताना चाहता हूं कि अगर 42 किलो जूल से कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है तो हम उसे स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? 42 किलो जूल से कम एनर्जी यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, तो ना ये स्ट्रांग बॉन्ड है ना ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये है वीक बॉन्ड, ये है वीक। आई गेस बच्चों ने, लेकिन मुझे ये स्ट्रांग बॉन्ड है। मैं यही काफी देर से बताना चाहता था कि स्ट्रांग बॉन्ड तभी कहोगे जब उस बॉन्ड को ब्रेक करने में 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। इसलिए दोनों बॉन्ड में से न ये स्ट्रांग था न ये स्ट्रांग था, दोनों कौन से बॉन्ड थे? वीक। ऐसे ही क्वेश्चन IITs में आते हैं, नीट में आते हैं, CBSE में आते हैं बच्चों। तुम्हें नॉलेज पता रहेगा, तुम्हें इंफॉर्मेशन पता रहेगा, लेकिन तुम्हारे नीचे से एक ऐसा क्वेश्चन बना के निकल जाएगा IIT, नीट या CBSE, तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी और हो जाती है गलती। क्योंकि 10th के बाद अब 11th में जाओगे, कोर्स जंप करेगा, लेवल बढ़ेगा, टफनेस बढ़ेगी, तो हमें और ज्यादा मजबूत पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम कौन कौन से एग्जाम्पल रख सकते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आता है, आयोनिक बॉन्ड। आई बात समझ में बच्चों? दूसरा एग्जांपल अगर मैं आऊं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना बच्चों, तुम लोगों को बचपन में यही पढ़ाया जाता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, कमजोर होता है आयोनिक के कंपैरिजन में। लेकिन आज ये बात हमेशा याद रखना कि आयोनिक भी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। लेकिन अगर ब्रॉडली बात किया जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होता है? स्ट्रांग बॉन्ड होता है। प्यारे बच्चों, हम तीसरे बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद किसी ने सुना होगा और शायद किसी ने नहीं सुना होगा। प्यारे बच्चों, किसी ने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अगर सुना हो तो मुझे थंब साइन बना के भेजो, जरा देखें कि कौन कौन है जो इस बॉन्ड के बारे में सुन चुका है। एनीवन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम दिया गया है डैटिव बॉन्ड। कोई है? चलो, भाई है, नाम भी एक बच्चे ने तो अपना नाम भाई रखा है, तो चलो भाई है। चलो अच्छा, मान लो ये अगर किसी को नहीं पता है तो छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, और बाकी इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हमारे क्लास 11 के सिलेबस में है, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, तुम बस ज्वाइन करो, हम पढ़ाएंगे।
अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं बच्चों। तुम लोगों ने क्लास 10th में गैस पढ़ी होगी, लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है। प्यारे बच्चों, ये जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ये जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलके बना है। इसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन वाला है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना होगा, जहरीली गैस होती है बेटा, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ओजोन गैस का नाम सुना होगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस जानते हो ना, ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है ऊंचाई पर, तो ओजोन गैस जो होता है बेटा, ये O3 जो होता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है। आई बात समझ में? नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होता है बच्चों, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगले एग्जाम्पल में आते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। इसके बारे में शायद कोई जानता होगा, शायद कोई नहीं जानता होगा। हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास के इस सिलेबस में है। वी विल डिस्कस अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं वीक बॉन्ड की तरफ। वीक बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। वीक बॉन्ड में बच्चा सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता होगा। मैं छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि आइस जो है वाटर में क्यों तैरने लगता है उसके सरफेस पे आकर, तो उसका एक जवाब है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये उसकी केमिस्ट्री वाला जवाब है, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से नहीं बात कर, उसके केमिस्ट्री वाली भाषा में बात किया जा रहा है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी ने अगर तुमसे पूछा कि वाटर जब ठंडा होता है, जब आइस बनता है, उसकी वॉल्यूम क्यों बढ़ने लगती है, तो उसका एक आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ से IIT नीट ने हर साल क्वेश्चन बनाया है बैक टू बैक। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हमें इसी साल पढ़ना है, इसी सिलेबस में है, क्लास 11th में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी साल इसी क्लास में। 7 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी पे ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बच्चों। तो कुल मिला के जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है, 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 यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। याद रखना बच्चों, मोर देन 60% क्वेश्चन IIT JEE और नीट और CBSE यहाँ से बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। हमने जो भी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, वो सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड एक तरीके से क्या हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। हम 11th क्लास में आने के बाद बहुत सारे ऐसे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलेगा कि क्लास 10th में पढ़ाई की हर छोटी छोटी बातों में कुछ न कुछ गलतियां थी। आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इतने सारे प्रिडिक्शंस जो थे उसको गलत साबित किए और चीजों को एक्सपेरिमेंटल किया है, तो हमें पता चलेगा कि कक्षा 10वीं में पढ़ाई गई जो छोटी मोटी चीजें थी उसमें क्या है, गलतियां हैं। और बहुत सारी गलतियां हैं जिसको हम क्लास 11th में आने के बाद पढ़ेंगे। जितने बच्चों ने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ाई किया होगा, आज मैं उन सभी लोगों को बता देता हूँ बच्चों, ऑक्टेट रूल क्लास 11th में आ जाने के बाद फेल हो गई। बहुत सारी गलतियां ऑक्टेट रूल में निकाली गई हैं और ऑक्टेट रूल फेल हो चुका है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्सेप्ट, जिन जिन बच्चों ने लुइस डॉट कॉन्सेप्ट पढ़ाई की होगी, लुइस डॉट स्ट्रक्चर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी 11th क्लास में आके क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। आई बात समझ में? जिन बच्चों ने KLMN पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद किया था, वो भी क्लास 11th में आने के बाद फेल हो चुका है। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? चलो जल्दी से नोट करूं। नोट कर लिया आप सभी ने? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत समझदार बच्चे हो आप सब। जल्दी से थंब साइन भेजो। चलो बहुत बढ़िया, तो मुझे 2-4 थंब साइन दिखने लगे हैं। बाकी सारे बच्चे भेजे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा पता चला है कि सभी के सभी बच्चे यहाँ पे 90+ स्कोर वाले हैं। तो अगर सभी यहाँ पे 90+ है, 80+ हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बहुत जबरदस्त परसेंटेज आप सभी लोगों ने लाया है 10th क्लास में, सभी को उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। आगे भविष्य में जहाँ भी जाओ ऐसे तोड़फोड़ करो और हमेशा सागर और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और जिन बच्चों को IIT निकालना है, जिन बच्चों को नीट निकालना है, जिन बच्चों को CBSE में टॉप करना है आगे चलकर भी,
तो ऐसे ही पढ़ाई करते जाओ अच्छे से, मेहनत से, बहुत आगे जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने यही पढ़ा होगा कि आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि सीधी सी बात है, कैटायन और एनायन का जो अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सबने यही पढ़ा होगा। जैसे एग्जांपल हो जाए सोडियम का प्लस चार्ज और Cl का माइनस चार्ज, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl। ठीक है, यही पढ़ा था, सीधी सी बात है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना कैसे, कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन फोर्स से बना है। ठीक है, अच्छा मान लो एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछूंगा क्लास 10th के टॉपर्स बच्चों से, उनसे मैं पूछूंगा कि एक बात बता बेटा, क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स always forms ionic bond? ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है या रॉन्ग है, बताओ। जो बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जरा बताओ। क्या बात है, अब मैं बताता हूं बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो बात पलट जाएगी। ऑल ionic bonds are formed by cation and formed by metals and non metals। दोनों शब्दों में बच्चों जमीन और आसमान का अंतर है, इसलिए बोलता हूं शब्दों को पढ़ो, स्टेटमेंट्स को समझो। इसमें लिखा है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। यार बच्चों एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। भाई मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो क्या बन जाते हैं, कैटायन। नॉन मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ज्यादातर चीजें हमें ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा कि भैया मेटल और नॉन मेटल तो आयोनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। मेटल हमेशा कैटायन और नॉन मेटल हमेशा एनायन बन जाता है। लेकिन बच्चों उसका मैंने जस्ट उल्टा लिखा है यहाँ पे, ऑल आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है। कोई बच्चा आज की क्लास में मुझे बता सकते स्टेटमेंट एनीवन? Hello, sir. हाँ After सर। this, please hand over to Neeraj, sir, after finishing your class, after final touch. बच्चों को बता दो ओके मैथ्स सर, ओके सर। बच्चों आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है बस कुछ ही देर में। इस प्रश्न का आंसर मैं दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं बाद में। चलो बेटा, ऑल आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, तुमने बचपन में पढ़ा होगा अमोनियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम के कैटायन और Cl माइनस के एनायन से बनता है। प्यारे बच्चों ये जो कैटायन है ये कोई मेटल नहीं है। तो पहला एग्जांपल देखो हमारे सामने आ चुका है कि ये कोई भी मेटल एंड नॉन मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाए, ये बात जरूरी नहीं है। अमोनियम आयन भी एक कैटायन होता है और ये कोई मेटल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जैसे मान लो अमोनियम का होल ट्वाइस और SO4, अगर आप लोगों ने इसको आयोनाइज किया बेटा तो यहाँ आता है अमोनियम पे +1 चार्ज और सल्फेट आयन पे -2 चार्ज। तो यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों कि हमारा कैटायन जो है वो NH4+ चार्ज है और ये एक मेटल नहीं है। ठीक है, हाँ HNO3 भी हो सकता है बच्चे। HNO3 को जब वाटर के अंदर डालोगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस बच्चे ने HNO3 का एग्जाम्पल दिया, HNO3 आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। यही IIT है और यही नहीं थे, यहीं पे फंसते हैं बच्चे। HNO3 कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है बेटा, हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अमोनियम सल्फेट को अगर पानी के अंदर डाला बेटा तो ये आयोनाइज हो जाएगा और एक्चुअली में अमोनियम सल्फेट आयोनिक अट्रैक्शन से ही बनता है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जहां पे हमें ये सिखाया जाएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड हमेशा नहीं बनता है। दुनिया में बहुत सारे कैटायन से, दुनिया में बहुत सारे एनायन से, उनके अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है,
लेकिन ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, यहीं पे बने रहो, मैथ वाली क्लास लगने वाली है, ठीक है बच्चों? Sir, please make host to Neeraj sir. ठीक है सर। सुना उन्होंने? हाँ हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट सर, एक ओके। मेरी आवाज आ रही है सबको? शो ठेंगा हम सब बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट राइट। देखो भाई, विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सेट वगैरह से स्टार्ट नहीं करेंगे, सेट पढ़ा दूंगा बाद में। अब यार मुझे एक बात बताओ, आपने कभी पढ़ा होगा एंगल? कभी एंगल पढ़ा होगा आपने? क्या होता है एंगल? आई मीन अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो बच्चे जवाब देते हैं सर वो इस तरीके का कुछ लाइक दिस, ठीक है? सही बात। आई मीन मतलब आप ऐसा सोचो कि एक रे है, ये रे है, इस रे को आपने रोटेट कर दिया, मतलब इस रे को आपने ऐसे पकड़ के इधर से हिंज दे, इधर से आप इधर ले गए, तो व्हाट यू विल गेट? सर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एंगल, ठीक है? अब यार ये एंगल है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको मेजर भी करना पड़ेगा भाई। एंगल है तो ठीक है, ये छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या है, तो कैसे मेजर करते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हमारे पास वी हैव 3 बेसिक रूल्स या 3 बेसिक चीजें हमारे पास। तो फर्स्ट वन इज, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है डिग्री मेजर, ठीक है? यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, चल जाएगा, ठीक है? डिग्री मेजर। और दूसरा इज सर्कुलर मेजर, दैट मीन्स सर्कुलर में है, दैट इज रेडियन, राइट? रेडियन मेजर। और तीसरा क्या है? दैट इज ग्रेड्स, ग्रेड। ब्रिटिश सिस्टम था ये ग्रेड्स का। अब डिग्री मेजर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, वन राइट एंगल, एंड आई बेट कि किसी का भी सही आंसर नहीं आएगा, कोई भी सही आंसर नहीं देगा मुझे, मुझे पता है। एक राइट एंगल क्या होता है? मतलब अगर कोई कोशिश करना चाहे तो मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ठीक है, लेकिन वो तो डिग्री से आप डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिग्री को मैं राइट एंगल से ही लाऊंगा, और फिर आप राइट एंगल को ही डिग्री बोल रहे हो। सब यही जवाब देंगे, अपने दिल पे हाथ रख के ये बात पूछ लो, आप सब यही जवाब दोगे कि हाँ सर वन राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि सर 90 डिग्री। बट वन राइट एंगल 90 डिग्री है तो सही है, ये बात ठीक है, पर हम डिग्री को लेके आए ना राइट एंगल। तो एक राइट एंगल की डेफिनेशन होती है, सी ये मार्कर दिख रहा है? दिख रहा होगा, ये मार्कर है, और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है रखा हुआ है, और एक ये वर्टिकल रखा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो भी एंगल बन रहा है, ये कितना, क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल। तो अल्टीमेटली राइट एंगल इज एंगल formed by one angle formed by horizontal and a vertical line, I hope you understood this कि एक horizontal line और एक vertical line जहां पे मिलेंगे, मीन एक खड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा जहां मिलेगी, you will get a angle that is right angle। तो right angle कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, मतलब ये आप कहोगे। और मैं क्या कहूंगा? राइट एंगल का मतलब क्या हो? जहां पे हॉरिजॉन्टल, जहां पे वर्टिकल लाइन मिलेगी। अब इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दो। कितने इक्वल पार्ट्स कर दो? सर 90 इक्वल पार्ट्स कर दे। सो वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts,
one right angle is divided into 90 equal parts and one part is equal to 1 degree. ये मतलब होता है। मेरी आवाज आ रही है? शो थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस। यहां तक अगर आपको ये बात समझ में आई तो प्लीज थम्स अप का साइन दिखाएं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप का साइन दिखा दो। वेरी गुड। चलो भाई, आ रहा है मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई एक राइट एंगल को अगर आप 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? हर पार्ट 1 डिग्री मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री मेजर जैसा है ऐसा हूबहू लाइक दैट यू हैव अ ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर भी वैसा का वैसा ही होता है। इन ग्रेड मेजर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। अगर एक राइट एंगल को, ठीक है, वन राइट एंगल को 100 पार्ट्स में कर दो तो वन पार्ट क्या हो जाएगा? 1 ग्रेड। जी लिखते हैं इसमें। तो ये दोनों चीजें बहुत आसान है यार। ये इससे मुझे ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि ये सब अब हम लोग यूज नहीं करते हैं आजकल। जो ज्यादा यूज होता है, मोर प्रोनाउंस्ड वे है, दैट इज सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर हर जगह यूज होता है। मोस्ट यूज जो वे है ऑफ मेजरिंग द एंगल इज सर्कुलर मेजर। हम इसी से एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। अगर आपको लिखना है तो जल्दी से लिख लो फटाफट। I'll give you 30 seconds, नोट कर लो। नोट कर लो। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सर्कुलर मेजर की बात करते हैं। वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जरूरी है, वो करते हैं। स्टार्ट विद सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर क्या होता है यार? सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में वी हैव एक फॉर्मूला होता है बड़ा बेसिक सा। क्या फॉर्मूला होता है बता दो। मान लो ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है और ये आर्क की लेंथ जो है वो L है और ये रेडियस R है एंड दिस इज थीटा। ठीक है भाई, ये थीटा है, ये R है, ये R है और ये L है। तो थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू L बाय R, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, है ना? ये थीटा होता है। अब हुआ क्या था कि when L is equal to R, I mean length of the arc is equal to radius of the circle। जितना रेडियस है उतने ही लेंथ की अगर आप आर्क कट करते हो तो जो इनका रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, ऐसा देखा गया। तो जब ऐसा देखा गया तो दिस इज वन रेडियन। तो 1 रेडियन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप बता देना कि सर जो रेडियस है, दिस रेडियस R, इसके बराबर की लेंथ की आर्क अगर मैं कट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 रेडियन। अब अगर आप इसको समझ सके तो आप ये समझें कि एक बड़ा सर्कल हो जाए, एक छोटा सर्कल, एक और पिद्दा सर्कल, लाइक दिस। सो हर एक में इफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, ये R है, ये भी R है, तो 100% ये वाला एंगल इसमें या ये वाला एंगल इसमें या ये वाला एंगल इसमें, एवरी टाइम इट विल बी। ये नहीं कि सर इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 4 या 2 है तो इसकी आर्क की लेंथ 3 ले लो, तो थोड़ी होगा यार। मतलब जो रेडियस सर्कल का है उस वाले सर्कल वही का वही रेडियस दूसरे वाले सर्कल, ठीक है, मतलब उसी की आर्क। ठीक, तो ये हमारे पास चीजें आ गई। अब अगर आप समझदार हैं, वैसे सब लोग है ना समझदार, है ना, तो अगर आप सब समझदार हैं तो वैसे भी आप मुझे ये बता सकते हैं, बिल्कुल सर एक बात हमें ये पता लग गई कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई r, मतलब अगर आप इधर से चल रहे हो और इधर से चलते 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 यू रीच ओवर हेयर, वापस पहुंच गए, एक चक्कर आपने मार दिया इसमें, फिर क्या होगा सर? फिर कुछ होगा नहीं, लेंथ हो जाएगी 2 पाई r। बिल्कुल सही बात है, लेंथ अगर 2 पाई r हो जाएगी तो जो थीटा आएगा दैट विल बी L बाय R,
that is equal to 2 pi r upon r, that is 2 pi radians. 2 pi radians, radians में छोटू सर्कल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, छोटू सर्कल. so this is 2 pi radians. अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं सबके सब, 10th में सबने पास कर ली, 10th तो सबने पास कर ली. शोठेंगा पास क्या मतलब, अच्छे नंबरों से पास कर लेना ऑब्वियसली यार. शोठेंगा, हाँ वेरी गुड, पता है मुझे. चलो बहुत बढ़िया. अगर सबने पास कर ली तो अच्छी बात है. उसमें आपने एक चीज पहले कभी पढ़ी होगी कि एंगल अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ, तो कितने डिग्री का एंगल होगा सर? 360 डिग्री का एंगल होगा ऑब्वियसली, 360 है ना. तो वी कैन से दैट 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री. So from this I can say that sir pi radians is equal to 180. pi radian जो है वो 180 डिग्री है. यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन सीखते हैं. 30 सेकेंड्स देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो. Hope you understood this. शोठेंगा, वेरी गुड. तो कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा मुझे लगता है ये सब, ठीक है. एनीवेज, so this is pi radian is equal to 180 डिग्री. pi radian की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये आपको याद करनी. तो इस पे हम लिख लेते हैं r है, that means रट लो. so we have to रट लो इसको, है ना, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं. अब कहानी ये आएगी कि हमें ज्यादा काम जो करना होगा वो पाई में करना होगा, मतलब रेडियंस में करना होगा. तो मैं कुछ डिग्री की वैल्यू लिख रहा हूँ, कन्वर्जन लिख रहा हूँ. वो कन्वर्जन में आपको, that is conversion, so convert into radians. So first one is 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree, 90 डिग्री, 180 डिग्री तो वैसे भी कन्वर्ट कर दो, 270 डिग्री कर, ठीक है. कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस. मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए. 1 2 3 4 5 6 6 2 12, 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा है यार. डन हो गया होगा यार अब तक तो. चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. यार मैं देखो, पता है मैं बेसिकली मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी चीज को ऐसे ही याद मत करें, ठीक है, बस केवल रट लिया और फिर कुछ हो नहीं रहा उससे. तो मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि पाई रेडियन को हमको 180 डिग्री मानना है. मतलब मानना क्या है, होता ही है. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री. तो अब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है. यार आपने कभी बचपन में ऐसा कुछ कभी आपसे सवाल पूछा गया होगा कि हाँ बेटा ये बता आपके 40 रुपए में अगर 50 आम मिल गए या 60 आम मिल गए तो 20 रुपीज में कितने मिलेंगे. या फिर इस तरीके से कि 20 रुपए के 50 आम तो 10 रुपए के कितने.
या 25 आम के कितने पैसे हुए, ऐसा कभी बताया गया होगा ना कि कभी शॉपिंग करने जाते हो मान लो तो क्या होता है, तो पता होना चाहिए ना आपको कि रेट क्या है, कि मान लो 2 किलो के दाम उसने ये बता दिए, 1 किलो का ये बता दिया, तो अगर तुमने 500 ग्राम ही कुछ लिया तो उसका कितना होगा, तो वो सब तो ऑब्वियसली आता ही है नेचुरली, वो सब कर लेते हो आप, तो वही चीज यहाँ भी लगेगी, दैट इज यूनिटरी मेथड। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे सर 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई रेडियन, है ना, मतलब 180 रुपए में पाई आम, ठीक है, मान लो फिजिबल नहीं लग रहा, ठीक है, तो 1 डिग्री मीन्स पाई बाय 180 रेडियंस, 180 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस 1 डिग्री। तो अब अगर मैं 15 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो सर कुछ नहीं करना, 15 इंटू पाई बाय 180 करना, ठीक है, कितना आया यार, डिवाइड कर लो यार, जो भी आता है, पाई बाय 12 आएगा, आई थिंक 12 आएगा, तो पाई बाय 12 आएगा, 30 डिग्री को करोगे मल्टीप्लाई सिमिलरली पाई बाय 180 से, तो यू विल गेट पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 3, दिस इज 5 पाई बाय 12, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2। आई होप मेरे को लगता है शायद आपको समझ में आ गया है किस तरीके से मैंने कन्वर्जन किए हैं, करेक्ट, बात समझ में आई, वेरी गुड, शो ठेंगा एंड नोट दीज क्वेश्चंस जल्दी से, शो ठेंगा इफ यू अंडरस्टूड, नहीं समझे क्या यार, नहीं आया समझ, दोबारा बताऊं, अच्छा यू डिडंट अंडरस्टूड, ठेंगा नहीं दिखा रहे बच्चे, शायद आपको समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊं, चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ, फिर से सुनो, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में कितने रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, सर पाई बाय 180 रेडियन, तो 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 15 डिग्री में कितने रेडियन, 15 इंटू बोथ साइड्स आई विल मल्टीप्लाई, फिर 30 डिग्री में कितने रेडियन, तो दोनों साइड मैंने पाई बाय इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 30 से, तो 3 6 80, है ना, तो पाई बाय 6, इस तरीके से आई एम डूइंग कन्वर्जन, दिस इज वेरी इजी यार, बहुत इजी है ना ये, डिफिकल्ट है क्या यार, डिफिकल्ट थोड़ी, इजी है ये, चलो अब उल्टा करते हैं, रेडियन को डिग्री में करते हैं, ठीक है, रेडियन को डिग्री में करा जाए, तो अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें इनटू डिग्री, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से 5 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 6 एंड 3 पाई बाय 4, लेट्स, ठीक है, ये वाले एंगल्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, दिस इज रेडियंस, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, अब क्या करें, अब देखो केस तो वही है कि इतने रुपए के इतने आम और उतने के कितने, वैसा ही केस है, बट इस बार क्या, बस थोड़ी सी कहानी उल्टी करनी पड़ेगी आपको, इस बार आप इसको ऐसा करो, बेटा माइक खुला है क्या किसी का, कुछ बोल रहे हैं क्या आप, ओके, यस, ओके, 5-7 मिनट हो रहे हैं, बस ये वाले क्वेश्चन हो जाए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने 180 डिग्री को में पाई रेडियंस होते हैं, तो पाई रेडियन में भी 180 डिग्री होगा, ये कौन सी नई बात बता दी सर आपने, नई बात तो नहीं बताइए, बट ठीक है, पाई 180 डिग्री को पाई रेडियन ले लिया, तो पाई रेडियन कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, तो 1 रेडियन कितना हुआ, सर 1 रेडियन हुआ 180 बाई पाई डिग्री में, सही है, बस 5 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 180 बाय पाई, तो आंसर क्या आ गया, ये कितना होगा यार, 290, 9 5 45, 450 डिग्री हो गया, ठीक, अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 पाई बाई 6 से 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर लो,
ये दोनों कट गया और 6 3 होता है मेरे ख्याल से 330 डिग्री आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, तो दैट इज पाई एंड पाई गॉन, दिस इज 45 3 135। तो यार आप देख लो, ये 135 डिग्री हो गया, ये 330 हो गया, ये 450 हो गया, तो मतलब आपको डिग्री में भी मिल गया कन्वर्जन। ठीक, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन। ठीक है, फिलहाल अभी अपन ने बहुत बेसिक चीजें पढ़ ली कि रेडियन क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है। ये रेडियन मेजर आपको याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 डिग्री, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ पाई बाई 6 होता है, या 60 डिग्री तो वो पाई बाई 3 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है। वो आपको याद भी रखना है। जितने भी कन्वर्जन मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, है ना। सो होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ गया तो प्लीज शो ठेंगा एंड डू यू गिव योर फीडबैक्स, है ना। फिर आप अर्जुन सर से बात कर, आप यू इफ यू पीपल जॉइन पाठशाला, यू आर मोस्ट वेलकम टू द पाठशाला फैमिली, राइट। Sir, Sarvesh have one doubt that fourth of Yes. 50 degree doesn't exist, so please answer him. 450 डिग्री डजंट एग्जिस्ट। बच्चे आप क्या कर रहे हैं, आपकी दुनिया जो है वो बताता हूँ। मैं 450 बना दूं क्या, तब मान जाओगे? चलो बना देता हूँ। यहां से लेके यहां तक गया, कितना डिग्री का एंगल हुआ सर? 360 हुआ। और मैं चल रहा हूँ, अभी भी 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 चल रहा हूँ। तो ये कितना हुआ? 450 हो गया। अरे यार ये पूरा एंगल कितना आया? यहां से लेकर यहां तक चला मैं, तो कितना डिग्री का एंगल हुआ? 360 का हुआ। और 90 डिग्री चल जाऊंगा तो कितना हुआ? 450 हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देख, या अब आप सोच रहे हो कि आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ। आप बोलोगे सर 360 तक ही एंगल होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस है उसमें देखो आप, मतलब आपका कहना गलत नहीं है। यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं सर इतना एंगल कैसे हो सकता है। जो आप कुछ बनाओगे तो आप कहीं भी पॉइंट लोगे, ये लो ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का एंगल सर ये देखो इतना ही हो। ठीक है, क्यों यार? अगर मैं इसी पॉइंट पे वापस चल जाऊं 360 डिग्री और, तो क्या मैं वापस यहीं पे नहीं आया? फिर मैं और चल जाऊं 360, फिर मैं और चल जाऊं, तो एंगल जुड़ नहीं रहा, 360 जुड़ नहीं रहा, उसमें जुड़ रहा है ना। हमारी जो सिचुएशंस आएंगी उसमें हमें ये सारे एंगल्स भी डील करने होंगे। अभी अपन क्या है 10th तक पढ़ रहे थे, 10th में हमें सिर्फ ये सब चीजें दिख रही थी कि हाँ सर इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। बट अगर आप इसी पॉइंट पे दोबारा चल के वापस आ जाओगे इस तरीके से, मतलब 90 में आप 360 और बढ़ गए तो 450, फिर 360 बढ़ जाओ, फिर कुछ और, है ना, इस तरीके से। अब उसमें उस केस में क्या होता है, जो हमारे साइन कॉस टैन होते हैं उनके वैल्यूज जो होती है वो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 से 2 पाई के बाद रिपीट करती है वैल्यू, वो रिपीट करेंगे वैल्यू। ठीक है, पर वो एंगल नहीं। एंगल तो रियल नंबर में कोई भी एंगल हो सकता है। अब आप मुझसे ये भी बोलोगे कि सर माइनस में एंगल नहीं हो सकता, तो हमारा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम उल्टा भी चलते हैं, इस तरह चलोगे तो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए तो रेडियन सिस्टम लाया गया, सर्कुलर सिस्टम, कि बहुत सारे जितने भी दुनिया में एंगल एग्जिस्ट करते हैं, रियल एंगल्स, वो सारे के सारे। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। यस, एनी अदर डाउट्स? कोई को और कोई डाउट है? और कोई डाउट है कोई को? नो? ओके, वी कंक्लूड द क्लास देन। ठीक है Okay, सर, sir. कंक्लूड करें क्लास? Yes, sir. I'll take over. ओके सर, तो आई शुड मेक यू होस्ट? Yes, sir. Please make me host. सर कौन से वाले पे बनाना है, ये को होस्ट वाले पे सर? ना ओके सर, आई मेड यू होस्ट। सर आपको होस्ट बना दिया मैंने। आप Okay, sir. Okay.
Classes है No. Thank